गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल हमने पीएनसी का डिस्कशन अपना मोर और लेस फिनिश कर दिया था। तो पीएनसी में अगर एक्सरसाइज में डाउट्स हैं तो बताइए। वी विल डिस्कस द डाउट्स इन एक्सरसाइज। तो तू आया क्यों था, अभी घर से कर लेना। पीएनसी एक्सरसाइज में किसी के भी डाउट्स हैं? नहीं है, बहुत बढ़िया। थर्टी थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चन 33 एक डाउट है, ये देख लेते हैं। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द 50th वर्ड? तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर इन सभी लेटर्स को, जैसे डिक्शनरी में सारे वर्ड्स अरेंज्ड होते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आते हैं, और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में भी जो नेक्स्ट लेटर होता है वो बी होगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसा होगा, राइट? तो अगर इन सारे लेटर्स से हमने वर्ड्स बनाए और उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड इन दैट सीक्वेंस? तो इन सभी लेटर्स से जब वर्ड्स बनाएंगे तो सबसे पहले वर्ड्स आएंगे जो डी से स्टार्ट होते हैं, है ना? डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे ये हम काउंट कर सकते हैं क्या? टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 11। 11 लेटर्स हैं। इन 11 लेटर्स में से डी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो डी के बाद आगे 10 लेटर्स आने वाले हैं, राइट? तो क्वेश्चन इज, कितने वर्ड्स होंगे जो डी से स्टार्ट होंगे? तो वी कैन से इट विल बी फैक्टोरियल 10, जो आगे के 10 लेटर्स हैं उसको हम अरेंज कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम विल हैव डी इन द बिगिनिंग, तो वो सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स डी से स्टार्ट होंगे, ठीक है? फैक्टोरियल 10 हम लिख सकते हैं, बट देर आर सम लेटर्स जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ई 4 बार है, तो वी विल राइट 4 फैक्टोरियल फॉर दैट, एंड एस 2 बार है, राइट? वी विल राइट 2 फैक्टोरियल फॉर दैट। तो टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल दीज मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जिसमें डी बिगिनिंग में होगा, डी स्टार्टिंग में होगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये जो नंबर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2, दिस नंबर विल बी मच मोर देन 50। हमें तो चाहिए 50th वर्ड, ये नंबर 50 से बहुत ज्यादा है, राइट? आई थिंक 600 के आसपास आएगा। तो हमें 50th वर्ड ही चाहिए, तो 50th वर्ड, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी की जो लिस्ट आएगी उसमें ही कहीं पे 50th वर्ड होगा, राइट? तो अगर डी की लिस्ट में ही 50th वर्ड देखना है, तो नाउ वी विल चेक कि डी के आगे वाला लेटर क्या होगा। तो डी के इमीडिएट बाद सबसे बिगिनिंग में क्या लेटर आएगा? ई, राइट? और कितने ई है? 4 ई है, तो चारों ई एक साथ लिख देते हैं। वो हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ऑप्शन में सभी में डी एंड 4 ई तो है ही, तो इसका मतलब वी कैन से कि स्टार्टिंग में हमारे 50th वर्ड में स्टार्टिंग में डी और उसके बाद चारों ई, ये तो आने ही वाले हैं, ठीक है? एंड ऑल्सो इन ऑल दीज ऑप्शंस क्यू भी है, चारों ई के बाद एक क्यू भी है, तो ये 6 लेटर्स तो आने ही वाले हैं बिगिनिंग में, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब आगे क्या? अगर स्टार्टिंग के 6 लेटर्स डबल ई क्यू ये फिक्स हो गए, तो अब उसके बाद जो आगे के 5 प्लेसेस बचे हैं, उसी को देख के आपको 50th वर्ड तक पहुंचना है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में अगर ये 6 लेटर्स फिक्स्ड है,
तो अब आप मुझे बताइए ये सेवेंथ प्लेस पे सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? क्यू के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट ऑर्डर में क्या आता है? आर, राइट। तो आर आता है, तो आई कैन से यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन में आर आएगा। तो इधर आर आए, उसके बाद ये कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। आगे 4 लेटर्स ही बचे हैं तो 4 फैक्टोरियल, बट उस 4 लेटर्स में ये दो एस है जो रिपीट होते हैं, ये एस और ये एस। तो आई कैन से दिस विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 12 वर्ड्स बनेंगे जिसमें DEE ये आएगा, ये ब्लॉक है और उसके बाद आर है, ठीक है। ये ब्लॉक तो कंपलसरी आना ही है, उसके बाद ये आर आना है। तो ऐसे 7 लेटर स्टार्टिंग में रहे टिल आर, उसके बाद ऐसे 12 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। फिर ये आर के 12 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर कौन से वर्ड स्टार्ट होंगे? DEE, आर के 12 वर्ड्स खत्म हो गए। आप जैसे डिक्शनरी में चेक करते हैं, आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 12, तो 12 तक आपने देखा कि यहाँ पे आर था। अब आर के सारे वर्ड्स खत्म हो गए। नाउ नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पे क्या आएगा? आर की जगह एस आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर के बाद एस आता है जो इसमें अवेलेबल है, राइट। तो अब यहाँ पे एस रहे तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? आगे 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं फिर से, ठीक है। आगे 4 प्लेसेस अवेलेबल है। इन 4 प्लेसेस पे अब कितने वर्ड्स बन सकते हैं? एस एक बार ही आ गया, अब एस एक तो यहाँ पे आ गया। अब एक और एस है जो यहाँ पे घूम रहे हैं, और बाकी लेटर्स कौन से हैं? टी है और आर है, राइट। सो नाउ द रिमेनिंग लेटर्स आर टी, एस, आर एंड यू। ये 4 लेटर्स हैं, तो ये सारे यूनिक हैं। तो ये सारे यूनिक लेटर्स 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, दैट विल बी 24। तो 12 वर्ड्स पहले बने थे जिसमें आर था यहाँ पे, 24 वर्ड्स अभी बन गए जिसमें एस है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 36 वर्ड्स बन चुके हैं। नाउ एस के 24 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, देन विल हैव वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी। तो ये DEE, एस के 24 वर्ड्स भी खत्म हो गए, देन वी विल हैव वर्ड्स विद टी। तो टी से टी यहाँ पे हो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? यहाँ पे ये वापस 4 पोजीशंस हैं, तो टी इधर आ चुका है, दैट मीन्स एस अब फ्री है। तो देर आर 2 एस, आर एंड यू, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 12 वर्ड्स यहाँ से और बने। तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 48। 48 वर्ड्स हो गए। नाउ हमें जाना है 50th वर्ड तक। तो 48 वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सो 50th वर्ड के लिए अभी आप एक एक करके काउंट कर सकते हैं। सो DEE, टी के सारे 12 वर्ड्स खत्म हो गए। तो टी के वर्ड्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट कौन से वर्ड्स आएंगे? यू वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे आएगा यू, क्लियर है। अब यू आएगा तो आगे के जो 4 लेटर्स हैं इसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। आगे की 4 लेटर्स कौन से बचते हैं? एस, एस, आर एंड टी, ये 4 लेटर्स हैं, राइट। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा? आर, फिर एस और फिर टी आएगा, राइट। तो ये जो आगे के 4 लेटर्स हैं दे कैन बी अरेंज्ड एज आर, एस, एस, टी। दिस विल बी 49th वर्ड, है ना। ये 49th वर्ड होगा, समझ आ रहे हैं? यहां तक के वर्ड्स हमने फिक्स कर ही दिए थे, उसके आगे के वर्ड्स को ही अपने को शिफ्ट करना है। तो उसके आगे के सॉरी लेटर्स को, उसके आगे के लेटर्स अगर आपने सिंपलेस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे तो आर, एस, एस, टी ऐसा आएगा, ठीक है। अब 50th वर्ड, तो 49th वर्ड अगर ये है तो 50th वर्ड में क्या चेंज होगा? सबसे राइट मोस्ट लेटर्स चेंज होंगे, एस की जगह टी आ जाएगा और टी की जगह एस शिफ्ट हो जाएगा। सो बाकी आगे का सब कुछ सेम रहेगा। तो DEEQ, U, R, S ये सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट के जो टी एंड एस है ये चेंज हो जाएंगे, तो दिस विल बी द 50th वर्ड। तो ये अब आप मैच करा सकते हैं। कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताइए, ठीक है। और कोई डाउट है? हाँ, 19। 19, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम द डिजिट्स 3 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं। तो देखिए 3 डिजिट और नंबर बनाने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे और डिजिट आना चाहिए, बाकी तो कहीं पे कुछ भी आ जाए चलेगा, राइट। सो दैट मीन्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। 5 वेज में कौन से डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9, राइट। सो दैट विल मेक श्योर कि ये जो 3 डिजिट वर्ड लेटर क्या नंबर बनेगा वो ऑड होगा, राइट। ओके, सो दिस प्लेस इज फिल्ड इन 5 वेज। तो जो डिजिट यहाँ पे आ गया वो सेम डिजिट यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है क्या? आ ही सकते हैं, है ना। ऐसा कहीं मना नहीं किया कि जो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, राइट। दैट मीन्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9। यहाँ जीरो नहीं आ सकता बिकॉज 3 डिजिट नंबर बनाना है तो जीरो कैन नॉट बी अलाउड हेयर। बाकी 9 डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है, इवन और ऑड। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ऑल 10 वेज। जो डिजिट यहाँ पे आ गया वो यहाँ आ जाएगा और जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। सो 10 वेज, तो 9 × 10 × 5, तो कितना हो गया? 450। 450, ठीक है। और कोई डाउट है? हाँ, 13। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन a lakh कैन बी फॉर्म्ड विद दीज डिजिट्स? तो 1 लाख इतना ही हो ना। 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो उससे छोटे नंबर्स हमें बनाने, तो बेसिकली वी नीड टू मेक 5 डिजिट नंबर्स, राइट। एंड लेस देन अ लाख है तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि 5 डिजिट नंबर्स ही हो, दे कैन बी 4 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स। सब तो लाख से कम ही होंगे ना, राइट। सो वी हैव टू मेक 5 डिजिट नंबर्स और 4 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट और 2 डिजिट और सिंगल डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल नंबर्स आपको ये 3 डिजिट्स यूज करके बनाने हैं। कोई डाउट है यहां तक? तो 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे यूजिंग दीज 3 डिजिट्स? तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। 6 और 9 में से कोई एक आ सकता है, जीरो नहीं आएगा। एंड अदर प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। क्लियर है बात? 0, 6 और 9 कुछ भी आ सकता है। तो दिस विल बी 3 raised to 4 × 2, तो 81 × 2, तो 162 नंबर्स ऐसे बनेंगे। फिर ये हो जाएगा 2, 3, 3, 3, मतलब ये लास्ट वाला हटा दो फॉर 4 डिजिट्स, ठीक है। तो दैट विल बी 27 × 2 54। फिर इसके लिए ये इतना हो जाएगा, सो 9 × 2 18। इसके लिए इतना हो जाएगा तो 6, और इसके लिए सिर्फ 2, तो 2। बस इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है? क्या बोल? 24। तो देखो 1 लाख से कम वैल्यू के नंबर्स बनाने हैं तो 1 लाख से कम वैल्यू के नंबर्स 5 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 5 प्लेसेस है जिसमें फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 6 और 9 आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज एंड अदर प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज ईच। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें 2 और 3 में? तो 3 वेज में ये 4 प्लेसेस फिल हो सकते हैं, तो 3 raised to 4 81 हो गया, और ये 2 है तो 162। अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो सेम चीजें ही होंगी। फर्स्ट प्लेस में 2 ही डिजिट्स आ सकते हैं, 6 और 9, एंड बाकी 3 प्लेसेस में ये तीनों डिजिट्स आ सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 54। ला 3 डिजिट नंबर्स के लिए 2 आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, 3 आ सकते हैं सेकंड प्लेस पे, एंड 3 आ सकते हैं थर्ड प्लेस पे, तो इसका रिजल्ट आएगा 18। 2 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे 2 डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 6। और 1 डिजिट नंबर्स तो दो ही है, 6 और 9, जीरो तो नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स बनाने तो नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होगा।
तो ये 2 होगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। 24। ट्वेंटी फोर। A customer forgets a 4-digit code of an ATM. However, he remembers that his code consists of these digits. What is the largest possible number of trials necessary to obtain the correct code? तो देखिए, 3569 ये 4 डिजिट्स थे उसके कोड में, पिन में। तो 3, 5, 6 एंड 9, ये 4 डिजिट्स यूज करके टोटल 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 नंबर्स बन सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम 24 ट्रायल्स उसको लगाने पड़ेंगे कि उसका पिन का, एटीएम का पिन वो रिट्रीव कर सके। क्लियर है ना? उतने में ऐसे एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, वो अलग बात है, बट 24 ट्रायल्स मिनिमम उसको करने पड़, मिनिमम नहीं मैक्सिमम उसको करने पड़ेंगे। मिनिमम तो एक में भी शायद उसको ध्यान आ जाए, ठीक है, बट मैक्सिमम उसको 24 ट्रायल्स करने पड़ सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर ही वो पहले नोट कर लेगा, सारे जितने नंबर्स बन सकते हैं इन सब डिजिट से, एंड देन सबका एक एक करके ट्राई करेगा पिन। क्लियर? तो अल्टीमेटली 24th ट्रायल तक तो उसको पता चल ही जाएगा कि कौन सा नंबर सही है। बात समझ आ रही है? तो आंसर 24। और कोई डाउट है? थर्टी फोर। An 8-old boat is to be manned by a crew. Out of a team of 9 persons, there should be one who can steer and rest can row. तो देखिए, तो एक कंपटीशन है जिसमें एक बोट आपको सबसे तेज लेके जानी है, राइट। तो देर आर 9 पर्सन ऑन द टीम ऑन द बोट। तो उस 9 पर्सन में 4 लोग ऐसे हैं जो रो करते हैं, सॉरी 8 लोग ऐसे हैं जो रो करते हैं। सो दे सिट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बोट, राइट। और एक इंसान ऐसा है जो स्टीयर करता है, जो उसका मतलब बोट का स्टीयरिंग संभालेगा। क्लियर? कि कौन सी डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। फाइन। तो अब ये 9 पर्सन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पूल है। द सिलेक्शन हैज टू बी डन फ्रॉम 14 पर्सन। तो ये 14 पर्सन का पूल है जिसमें से हमें ये 9 पर्सन चूज करने हैं। नाउ 3 कैन स्टेयर बट कैन नॉट रो एंड रेस्ट कैन रो बट कैन नॉट स्टेयर। तो 3 लोग हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, एंड बाकी जो 11 पर्सन है उनमें से 8 लोग यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर है? सो वी हैव 3 पर्सन हु कैन स्टेयर एंड वी हैव 11 पर्सन हु कैन रो। तो यहां से एक जन लेना है और यहां से 8 जन लेना है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द क्रू बी अरेंज्ड इफ द बोट हैज टू बी रोड बाय इक्वल मैन ऑन बोथ साइड्स। तो जो 8 पर्सन होंगे रो करने के लिए, उस वो लोग बोट के दोनों तरफ इक्वली डिवाइडेड होंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये 3 में से एक जन चूज करना है, तो दैट कैन बी डन इन 3C1 वेज, राइट। देन ये 11 में से 8 लोग चूज कर रहे हैं, तो दैट कैन बी डन इन 11C8 वेज। उसके बाद क्या करना है, ऐसा करके आपके पास ये लिस्ट आ गई या ये लोग आ गए जिनको एक्चुअल में ये कंपटीशन में जाना है, राइट। ये जो 8 लोग हैं, अब इनको इस 8 सीट्स पे अरेंज करना है। इसका तो सीट फिक्स्ड ही है ना, इसमें तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। ये एक इंसान जो स्टेयर करने वाला है, तो स्टेयर करने की एक सीट होगी, वहां पे वो जाके बैठ जाएगा। देयर इज नो अरेंजमेंट देयर। ये 8 लोग हैं, इन लोग के लिए 8 सीट्स अवेलेबल है, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। सो दीज 8 पर्सन कैन बी अरेंज ऑन दीज 8 सीट्स इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल। इट डज नॉट मैटर कि वो 8 सीट्स ऐसे 2 रोज में है या एक सिंगल रो में है। 8 सीट्स हैं, सो दे कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल वेज। ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, कितने वेज में आप इन सब, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इन लोग को अरेंज कर सकते हैं? तो 3C1, 11C8, 8 फैक्टोरियल।
तो आंसर बी। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए। तो ये था 34। और कोई डाउट है? और कोई डाउट? नहीं, ठीक है। ये बताइए। हो गया। 126। तो देखिए इसमें लॉजिक बड़ा सिंपल है। आउट ऑफ 10 वी नीड टू सिलेक्ट 6 पीपल, राइट? तो उसका नंबर ऑफ सिलेक्शन 10 से 6 हो सकता है, राइट? द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पीपल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10, ये 10 से 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 से 4 भी लिख सकते हैं इसको, तो दैट विल बी 10, 9, 8, 7 अपॉन 4, 3, 2। ठीक है, तो दिस इज 210। तो 210 है, राइट? तो 210 तो ऑप्शंस में है भी नहीं और ये आंसर है भी नहीं। तो 210 वेज में आप 10 में से कोई भी 6 सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हुआ। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जो 210 वेज आएंगे कोई भी 6 लोग सिलेक्ट करने के, इनमें से कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें एक इंसान कॉमन होगा। ठीक है, कोई भी एक इंसान आप पकड़ लो, राइट? आपका फेवरेट पर्सन है, मान लो यू हैव टू इनवाइट दी 6 पर्सन्स। आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है, 10 पर्सन्स की, उसमें से कोई भी 6 जन को इनवाइट करना है, राइट? बट यू वांट टू मेक श्योर कि एक इंसान तो डेफिनेटली इनवाइट हो। तो वो डेफिनेटली आए, तो उसके अलावा जो बाकी 9 है उसमें से कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो 5 लोगों के, बेसिकली ये क्वेश्चन है, राइट? सो 1 पर्सन इज टू बी डेफिनेटली सिलेक्टेड। तो बाकी जो 9 पर्सन है उनमें से कोई भी 5 पर्सन आपको सिलेक्ट करने हैं। बात समझ आ रही है? तो उसके कितने वेज होंगे? तो आंसर है वो 9C5। तो 1 पर्सन हैज टू बी डेफिनेटली इनवाइटेड। तो आपको 6 लोग ही टोटल इनवाइट करने हैं, तो रिमेनिंग 9 में से कोई भी 5 इनवाइट कर लोगे तो उसके साथ वो 6 पर्सन आ जाएगा। तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6th पर्सन और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, राइट? तो 9C5 का आंसर क्या होगा? 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4, 3, 2। तो 4 2 8 एंड 3 से ये कैंसिल, तो कितना हुआ? 21 × 6, तो 126। तो 126 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वो एक स्पेसिफिक इंसान को आप इनवाइट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आंसर बी होगा। कोई भी डाउट है बताइए।
तो 210 में एंड 126 में क्या अलग है, ये बात समझ आ रहा है? दोनों ही केस में वी आर इनवाइटिंग 6 पीपल, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन 210 एंड 126? ये 126 में एक स्पेसिफिक इंसान हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। इन 210 में देयर कैन बी ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें कोई भी दो लोग कॉमन नहीं है ना? ठीक है। तो पीएनसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आई थिंक कल 40 तक बोला था, तो शायद 40 तक एक दो लोगों ने किया है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो वी कैन डिस्कस देम टुमारो। तो वी विल नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी आप लोग ने शायद 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना? 10th में आता ना एकदम बेसिक। अगर किसी ने 11 12 में मैथ्स में नहीं भी पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा आइडिया आपको होगा पहले का, राइट? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन वी स्टार्ट तो थोड़ी बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो एक बार हम समझ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी समझना इजी हो जाता है। तो सबसे पहला होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट? सो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर देखे हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है, बच गया? तो इन ऑल दीज क्वेश्चन देयर आर टू थ्री थिंग्स, या तो एक कॉइन टॉस हो रहा होगा, या एक डाई रोल हो रहा होगा, या फिर कार्ड्स में से हम लोग कुछ डेक ऑफ कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स पुल कर रहे होंगे, राइट? यही होता है। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, कॉइन टॉस करना या डाई रोल करना, या एक बैग है जिसमें से बॉल्स निकाल रहे हैं, तो ये सब जो एक्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? तो आपको कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर चेक करना है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या करना है। कॉइन टॉस करना है, फाइन। तो ये एक्सपेरिमेंट किए गए तभी पता चला कि कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी, हेड या टेल लाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। 1000 बार कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल ऐसे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए, 499 501। और ज़्यादा इंक्रीज किया नंबर 10,000 टाइम्स, तो उनका रेशियो और छोटा हो गया, राइट? सो दैट इज हाउ वी डिसाइडेड कि हेड या टेल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ठीक है? जो हम लोग अभी रैंडम नॉर्मली यूज कर लेते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट एक्टिविटी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में यूज कर रहे हैं, जैसे कॉइन टॉस, राइट, एंड डाई रोल, कार्ड्स, फाइन। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट का कुछ एक आउटकम होता है, क्लियर? तो अगर एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सभी को हम लोग एक लिस्ट बना लें, सो देन दैट लिस्ट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, सॉरी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? अगर हमने समझ लो एक कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने के क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हैं? हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम उन दोनों को एक सेट में लिख दें तो एच और टी, ये सैंपल स्पेस हो गया फॉर कॉइन टॉस, ठीक है? अगर हमने समझ लो दो कॉइन टॉस किए, तो दो कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो उसके क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हैं? दोनों पे हेड आ जाए,
तो एच एच, राइट, एक पे हेड और एक पे टेल आ जाए, एक पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। बात समझ आ रही है? तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स है, तो चारों चार अगर आपने लिख दी तो दैट बिकम्स द सैंपल स्पेस। क्लियर है? अगर हमने समझ लो डाई रोल किया तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है डाई में? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई। क्लियर है? अगर समझ लो एक कार्ड ड्रॉ किया फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, राइट? तो उसमें वो सारे कार्ड्स का नाम आ जाएगा जो मैं नहीं लिखूंगा अभी। तो देयर विल बी ए ऑफ क्लब, ए ऑफ डायमंड, ए ऑफ हर्ट, ए ऑफ लास्ट वाला, एंड सो ऑन, राइट? सो दैट इज हाउ वी कैन राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ कार्ड। क्लियर है बात? सो दैट बिकम्स द सैंपल स्पेस। क्लियर है? ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इवेंट। सो व्हाट इज एन इवेंट? जब भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉइन टॉस करना है या डाई रोल करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमारा एक इंटेंशन होता है कि ऐसा आए, है ना? आएगा तो कुछ भी, जो डाई रोल करेंगे तो उसमें छह नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। बट अगर आप लूडो खेल रहे हो तो आपकी पोजीशन के हिसाब से यू विल विश फॉर अ नंबर कि 1 आ जाए या 6 आ जाए या 5 आ जाए, राइट ना? तो यू वुड वांट कि वो नंबर आए। तो अगर वो नंबर आता है जो आप चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन इवेंट, राइट? तो इवेंट इज occurrence of a desired outcome। तो आउटकम्स तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बट उनमें से हमारा डिजायर्ड आउटकम अगर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट्स को नॉर्मली हम लोग ऐसे लेटर्स ए बी सी इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवेंट ए कैन बी गेटिंग 6 ऑन अ डाई, ठीक है? इवेंट बी कैन बी गेटिंग 2 heads on the toss of 3 coins। 3 coins अगर हम साथ में टॉस करें और उनमें से 2 हेड्स आ जाए, देन इट इज कॉल्ड इवेंट बी। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 ऑन अ डाई? ऐसा क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स ऑन टॉस ऑफ 3 कॉइन्स? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। फाइन। सी ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्लियर है बात? तो सी कैन बी गेटिंग अ किंग ऑन अ ड्रॉ ऑफ कार्ड, ठीक है? तो एक कार्ड हम ड्रॉ करें फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, उसमें एक किंग आ जावे, तो दैट कैन बी इवेंट सी। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी फिर आपको पूछी जाती है, क्योंकि जो भी डिजायर्ड इवेंट आप चाहते हैं कि हो, उसके होने के कितने चांसेस हैं वही जानना है। दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात? यहां तक सब समझ आ रहे हैं? ओके। तो ये जो इवेंट है, इवेंट का भी एक सेट बनता है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉइन्स आर टॉस्ड और उसमें से 2 हेड्स आने हैं। तो 2 हेड्स आने के क्या क्या इवेंट्स बनेंगे? इवेंट बी कैन बी रिटन एज एच एच टी, ऐसा हो सकता है जिसमें 2 हेड्स आएंगे, या ऐसा हो सकता है कि एच टी एच, फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड में टेल आ गया और थर्ड में फिर से हेड आ गया। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवेंट बी। और ऐसा भी हो सकता है कि टी एच एच। क्लियर है? तो दीज 3 कैन बी द डिजायर्ड आउटकम्स। ऐसे तो और भी आउटकम्स पॉसिबल हैं व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देयर कैन बी अ आउटकम जिसमें तीनों टेल्स आ गए, देयर कैन बी एन आउटकम जिसमें 2 टेल्स आ गए और एक हेड आ गया, वो सारे भी पॉसिबल हैं, या तीनों हेड्स आ गए वो भी पॉसिबल है। क्लियर है? बट वो डिजायर्ड नहीं है, वो सब सैंपल स्पेस में आएंगे। सैंपल स्पेस में ये भी 3 आएंगे और वो बाकी जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे वो भी आएंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। फिर ना लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने इवेंट समझ लिया, सैंपल स्पेस समझ लिया, फिर हाउ डू वी राइट द प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी फिर अगर अपने को इतना सारा समझ में आ गया है, सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये एन ए का मतलब क्या हुआ?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, एन एस एस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लेट अस टेक दिस एग्जांपल ऑफ 3 कॉइन्स, पहले 2 कॉइन्स का करते हैं, चलो थोड़ा इजी रहेगा। सो क्वेश्चन इज, इफ 2 coins are tossed, what is the probability of getting both heads? ठीक है, तो आंसर तो आपको पता ही है, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ मेरा, मुझे जो बोलना है। ठीक है, तो अगर 2 coins are tossed, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, वो हमने ऊपर लिखा भी था, फिर से लिख लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इवेंट ए अगर हम अज्यूम कर लें, इवेंट ए इज गेटिंग बोथ हेड्स, तो इवेंट ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ हेड हेड आएगा, क्योंकि हमें दोनों हेड्स चाहिए, राइट? So now we want the probability of event A. So probability of event A is number of elements in set A upon number of elements in sample space. तो एन ए का मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, वो है 1। एन एस एस का मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, वो है 4। तो आंसर आ गया 1/4। ठीक है, कोई डाउट है? सो दैट इज हाउ वी कैन गेट द आंसर 1/4। एनी डाउट इन दिस? ओके। तो अगर हम बोलते हैं कि 3 coins आर टॉस्ड, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, ये क्या होगा? अगर 3 coins आर टॉस तो उसमें 2 heads आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? हम्म, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ, 3/8। तो अभी देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस में 3 coins आर टॉस्ड है, तो दैट कैन बी एच एच एच, तीनों हेड्स आ जाए, एक टेल आ जाए एच टी एच, टी एच एच, राइट, फिर टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, एंड देन टी टी टी। क्लियर है? तो ये आएगा सैंपल स्पेस, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 8 है, फाइन। फिर इवेंट ए क्या होगा, इवेंट ए मतलब 2 हेड्स आए, तो एच एच टी, वो तो यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये है, तो दिस विल बी इवेंट ए। क्लियर है बात? तो आपको लिखना है तो लिखो, वरना आप समझ सकते हो कि दिस विल बी इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो दैट विल बी 3/8। ठीक है, कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कुछ यहाँ तक? अब देखिए इसमें अब एक सवाल आएगा, ऐसे आना चाहिए था, तुम्हारा नहीं आया, कि ये सैंपल स्पेस हमें लिखना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है, ये ऐसा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ओनली वांट कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हमें इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है कि कितने हैं, राइट? क्योंकि लास्ट में तो आप एन एस एस को ऐड 8 कर देते हो और उसी से आंसर आता है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे वो आप इजीली बता सकते हैं, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले पीएनसी में पढ़ा है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। सैंपल स्पेस में 3 coins अगर हम टॉस कर रहे हैं, तो वो 3 coins के आउटकम्स इन 3 जगह पे आएंगे, ये फर्स्ट कॉइन का आउटकम आएगा, यहाँ पे सेकेंड कॉइन का, और यहाँ पे थर्ड कॉइन का। क्लियर है? तो फर्स्ट कॉइन के कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 2, सेकेंड के भी 2 और थर्ड के भी 2, तो टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 8। बात समझ आ रही है ना? तो टोटल 8 आउटकम्स आर पॉसिबल, तो एन एस एस का नंबर जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ देम एच एच टी ऐसा करके। क्लियर है? तो अगर हम इसको अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, इफ 5 coins आर टॉस्ड, देन द प्रोबेबिलिटी of
getting 3 heads, ये क्या होगा? समझ आ रहा है क्या? तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स आएंगे वो तो आपको समझ में आ गया है ना? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो तो आप इजीली बता सकते हैं नाउ। देर आर 5 कॉइन्स, तो 5 आउटकम्स होंगे, तो एवरी आउटकम इज फिल्ड इन 2 ways, तो 2 raised to 5, 32 टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 32। यहाँ तक किसी का डाउट? अब सेकंड बात आती है इवेंट ए। इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो वी वांट 3 हेड्स, तो 3 हेड्स होंगे तो 2 टेल्स आने पड़ेंगे, तो ही पॉसिबल है। 3 हेड्स है तो 2 टेल्स होंगे। क्लियर है बात? तो अब ये तो हमने लिखा सिर्फ एच 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 टी टी, बट इसके और अरेंजमेंट भी पॉसिबल है कि एच टी टी एच एच ऐसा हो जाए, एच टी एच ऐसा हो जाए। बहुत सारे और पॉसिबल इसके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो कितने होंगे वैसे? तो वो काउंट करना इजी है, वो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पीएनसी में पढ़ा है। ये टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से 3 आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल है। तो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं ये लोग? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 10। ठीक है? तो ऐसे एच एच टी टी एच एच टी एच ऐसे करके कितने टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे? 10। बात समझ आ रही है? तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे लिखने का काम आपका टीडीएस होता जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ये थोड़े से मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। दीज वर काउंटिंग मेथड्स, तो वही काउंटिंग में ही हम इसको यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? सो 10 is the size of event and 32 is the size of sample space। तो अब प्रोबेबिलिटी लिखना बड़ा इजी हो गया, बिकॉज यू वांट ओनली दीज नंबर्स। ये एच टी एच इसमें एग्जैक्टली exactly आपका इंटरेस्ट है नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि कितने हैं ऐसे। फाइन, तो वो आपको पता चल गया। सो दैट इज 10/32, तो आंसर 5/16। क्लियर है? कोई भी डाउट है बताइए। सर ये ए के लिए NC2 के फॉर्म में से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, ये एग्जैक्टली exactly वहीं जा रहे थे हम लोग। ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी, ये जो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आया है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5C2, है ना, और 5C3। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 5 कॉइन्स टॉस किए गए जिसमें से 3 हेड्स आपको चाहिए, तो आप ये कर सकते हो 3 हेड्स के लिए 5C3, राइट। देन 3 हेड्स का आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड देन बाकी दो टेल्स आएंगे उनका प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, दोनों टेल्स के लिए। तो ये भी आप कर सकते हो। तो 5C3 10 हो गया, और नीचे 2 2 2 5 टाइम्स है तो 32 हो गया, तो आंसर 5/16 हो गया। क्लियर है? तो ये 1/2 रेज टू 3 आया दीज फॉर हेड्स, एंड ये 1/2 रेज टू 2 आया दीज फॉर टेल्स। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है? सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, अब यहाँ पे नंबर्स कितने भी बड़े हो जाएं, यू कैन इजिली राइट द आंसर। ये 5 कॉइन्स है, इसकी जगह पे अगर 50 कॉइन्स भी हो जाए और उसमें से आपको 30 हेड्स चाहिए, तो भी आप इजीली बता सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? अगर समझ लो 50 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं और जिसमें से 30 हेड्स आपको चाहिए, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 50C30, जैसे यहाँ पे 5C3 था। अब 30 हेड्स चाहिए, तो वो 30 हेड्स के लिए 1/2 पावर 30 होगा। सारे कॉइन्स पे हेड्स आए, तो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 30 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड 30 टाइम्स, तो 1/2 पावर 30।
एंड बाकी 20 कॉइन्स पे टेल्स आए तो 1/2 पावर 20। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर गेटिंग 30 हेड्स इन 50 टॉसेस। समझ आया? ठीक है, तो ये आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं। ये 1/2 पावर 30 एंड 1/2 पावर 20 कैसे आ रहा है, इसमें कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है, तो ये कॉइन्स का डिस्कशन आई थिंक हमने पूरा डिटेल में कर लिया है। नाउ देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन डाइस, राइट? तो डाई के लिए अगर एक डाई रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? क्या होगा? हम्म, हाँ, तो प्राइम नंबर्स में कौन से आएंगे? 2 3 एंड 5, राइट? तो 2 3 एंड 5 है, टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं? तो साइज ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, 6 नंबर्स आ सकते हैं। उसमें से हमारे इवेंट में कितने नंबर्स आ सकते हैं? इवेंट मतलब प्राइम नंबर्स कितने हो सकते हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, दैट विल बी 3/6, तो 1/2। क्लियर है बात? If two dice are rolled, then what is the probability of getting a sum 10? वन बाई 12 सम 10 आएगा 3 वेज में। ठीक, 5 5 4 6 6 4। ठीक है, हो गया सॉल्व। हाँ, तो आंसर विल बी 1/12। तो सम 10 आई, पहले तो सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में देयर आर 2 डाइस, तो 2 डाइस है तो दोनों का आउटकम आएगा। फर्स्ट डाई के कितने आउटकम्स हैं? 6। सेकंड आई के कितने आउटकम्स हैं? 6। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, तो बोथ द प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 36। तो ये वैसे ही जैसे अपने नंबर बनाते थे ना 2 डिजिट्स यूज करके, वैसे ही है। क्लियर है? तो 36 नंबर्स, 36 आउटकम्स पॉसिबल है। अगर 3 डाइज होते तो 6 × 6 × 6 हो जाता, तो 216 हो जाता, राइट? तो 36 आउटकम्स पॉसिबल है। अब इस 36 आउटकम्स में से हमारे इवेंट ए में कितने आएंगे? इवेंट ए मतलब जिसका सम 10 हो, तो दैट विल बी 5 5 और 4 6 और 6 4, राइट? तो इनका सम 10 होगा, इसके अलावा तो किसी का सम 10 नहीं हो सकता है, और तो सम 10 नहीं हो सकता ना, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 3/36, ये 1/12 हो गया। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? तो इसमें आप थोड़ा और जल्दी हो जाए इसके लिए आप एक पैटर्न ध्यान रख सकते हैं, राइट? पैटर्न क्या है? इफ 2 डाई आर रोल्ड, तो 2 डाइज अगर रोल होंगे तो उसका जो सम है, तो सम या तो 2 हो सकता है दोनों डाई के नंबर्स का, दोनों पे 1 1 आ जावे, राइट? या 3 हो सकता है, या 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, उसका सम ये 11 नंबर्स में से कुछ हो सकता है, दोनों डाई का सम। ठीक है, तो सम 2 हो, ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए। सम 3 हो, ऐसा दो तरीके से हो सकता है, 1 2 एंड 2 1, राइट? सम 4 थ्री थ्री वेज में हो सकता है, 1 3 3 1
एंड 2 2, राइट। सम 5 4 वेज में हो सकता है, 1 4 4 1 2 3 3 2 एंड 2। क्या हो गया क्या? अच्छा हाँ, 4 वेज हो गया। सम 6, ये 5 वेज में हो सकता है, 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3। क्लियर है? तो यू कैन सी द पैटर्न, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, और ये 6 होगा, राइट। यू कैन सी द पैटर्न। तो 7 सम 6 वेज में हो सकता है। फिर यहां से ये रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। 8 सम कैन बी इन 5 वेज, तो सम 8 कैन बी इन 5 ways, 9 कैन बी इन 4 ways, 10 कैन बी इन 3 ways, 11 कैन बी इन 2 ways एंड 12 कैन बी इन ओनली 1 way। तो 12 के लिए 6 6 ही बस होगा एक। क्लियर है? तो आप इस तरीके से पैटर्न ध्यान रख सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस बार बार। क्लियर है? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 7 सम के लिए आएगी, जिसमें 6 केसेस पॉसिबल है। ठीक है? तो 7, बस यही ध्यान रखो कि 7 पे 6 केसेस पॉसिबल है, तो उसके ऊपर नीचे बस रिड्यूस होता जाना है। क्लियर है? 7 पे 6 है तो 6 के लिए 5 होगा, 5 के लिए 4 होगा एंड सो ऑन, और नीचे 8 के लिए 5 होगा, 9 के लिए 4 होगा, और 10 के लिए 3 होगा। ये 3 है। ठीक है? सो दैट इज हाउ वी कैन रिमेम्बर। तो फिर आपको ये जो हमने यहाँ पे लिखा था वो भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट द आंसर। अगर सम 10 चाहिए तो 10 के लिए 3 केसेस पॉसिबल है, तो 3/36 आंसर हो जाएगा। ठीक है? कोई भी डाउट है बताइए। ठीक है। फिर एक चीज होती है, इवेंट्स जो हमने देखा ना, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से वाले इवेंट्स होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लेट अस से, हाँ क्या, जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो। नल इंटरसेक्शन, ठीक है। सो डाई इज रोल्ड, लेट अस से अ डाई इज रोल्ड, तो इवेंट ए है गेटिंग एन इवन नंबर, राइट। इवेंट बी है गेटिंग एन ऑड नंबर, एंड इवेंट सी है गेटिंग अ प्राइम नंबर। फाइन। सो वी कैन से कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवन नंबर अगर आ सकता है तो इवन नंबर कैन बी 2 4 एंड 6। ऑड नंबर अगर आ सकता है तो ऑड नंबर कैन बी 1 3 एंड 5, राइट। तो इवेंट ए एंड इवेंट बी, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या? 2 4 6 एंड 1 3 5 में कुछ भी इक्वल नहीं है। तो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनका नल सेट, इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा, राइट। इफ यू फाइंड द इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स पता लगाना। दो सेट्स है, उनका इंटरसेक्शन करना मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स पता लगाना, तो दैट विल बी अ नल सेट। ठीक है? ए एंड सी में अगर हम चेक करें, प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 एंड 5। तो कैन वी से ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ए एंड सी, यस, ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, राइट। सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है? बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो भी नहीं है। इधर 3 5 है और इधर भी 3 5 है, राइट। तो ओनली ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन दिस एग्जांपल। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव समझ आया? ठीक है। देन देयर इज ऑल वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं?
हाँ, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दोज जिनको दोनों को अगर हम क्लब कर दें, कंबाइन कर दें, या जिनका यूनियन कर दें, तो दैट बिकम्स द सैंपल स्पेस। तो अगर ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो ए एंड बी का यूनियन दैट विल बी इक्वल टू द सैंपल स्पेस। यूनियन क्या होता है? यूनियन शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यूनियन का मतलब हुआ ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको साथ में लिख दो, राइट? तो अगर ये ए एंड बी है, तो ए एंड बी के दोनों के सैंपल्स, दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम साथ में लिख देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू द सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, राइट? तो दैट विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है? तो अगर समझ लो ए है 1 2 3 4 एंड बी है 3 4 5 एंड 6, तो ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो इन दोनों में देर आर सम कॉमन एलिमेंट्स, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट कैन वी से दैट दे आर एग्जॉस्टिव? ए यूनियन बी अगर आप करते हैं, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने आपको क्या बताया? यूनियन करना है तो ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख देना है। तो सारे एलिमेंट्स में अगर दो एलिमेंट्स कॉमन भी आते हैं, तो उनको एक ही बार लिखना है। तो 3 and 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो 3 and 4 दो बार नहीं आएगा, इट विल बी ओनली वंस। तो 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स आ गए, राइट? सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। तो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है? तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये होते हैं। कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए। ठीक है, ओके। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखना हो, तो पी ए यूनियन बी, बिकॉज इट इज इक्वल टू द एंटायर सैंपल स्पेस, राइट? तो इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो इसकी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने सैंपल स्पेस में है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? So that is the meaning of exhaustive events. So P, A and B is 1 if A and B are mutually exclusive. नहीं, sorry, A and B are exhaustive. ठीक है? ओके। तो प्रोबेबिलिटी में ठीक है, कार्ड वाले क्वेश्चंस के लिए कार्ड की बेसिक नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए आपको। तो आई एम अज्यूमिंग सबको थोड़ा बहुत तो पता है। ठीक है, कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, राइट? बात नहीं करेंगे। तो ये 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इक्वली इन 4 सूट्स, right? So they are divided in 4 suits, and these suits are called club, diamond, club, spade, diamond and hearts. ठीक है? So these are 4 clubs, these are 4 suits. बात नहीं। तो अभी ये 4 सूट्स में इनके कुछ कलर कोडिंग होती है। क्लब एंड स्पेड दे आर ब्लैक, डायमंड एंड हर्ट दे आर रेड, राइट? 52 कार्ड्स हैं, बात नहीं, 52 कार्ड्स हैं,
सभी इक्वली डिवाइडेड है 52 कार्ड्स इन 4 सूट्स में, तो सभी सूट्स में 13 कार्ड्स हो जाएंगे। अब इस 13 कार्ड्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? इन 13 कार्ड्स में देयर आर 3 फेस कार्ड्स। ठीक है, 13 कार्ड्स में 3 फेस कार्ड्स होंगे जिसपे एक फोटो छपा होता है, एंड दीज फेस कार्ड्स आर जैक, किंग एंड क्वीन। क्लियर? फेस कार्ड्स कौन से हैं? जैक, किंग एंड क्वीन। तो सभी के ऊपर जो फोटो है उसका कलर इसके हिसाब से होता है। स्पेड एंड क्लब के कलर ब्लैक होते हैं, इसके और इसके कलर रेड होता है। ठीक है, ये फेस कार्ड्स हो गए। देन देयर आर नंबर कार्ड्स। तो नंबर कार्ड्स कितने होंगे? 9। देयर आर 9 नंबर कार्ड्स, राइट? तो 9 नंबर कार्ड्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 नंबर कार्ड्स हो गए। तो 9 एंड 3 12 कार्ड्स हुए, तो एक और कार्ड बचता है, वो है एस। क्लियर है? तो एस वाला कार्ड पे इंग्लिश लिखी होती है, ए लिखा होता है, 1 नहीं होता है। तो देर इज नो कार्ड विद नंबर 1। तो एक एस है, राइट, जिसको हम ए बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। तो एस कार्ड है, फेस कार्ड्स है एंड नंबर कार्ड्स है। ठीक है, ठीक है। तो अब आंसर्स देख लेते हैं। तो अभी इसमें देखिए बात नहीं, तो अगर हम बोलें कि एक 52 कार्ड्स के पैक में कितने किंग कार्ड्स होंगे, तो देर विल बी 4 किंग कार्ड, सभी सूट्स का एक कार्ड होगा। कितने फेस कार्ड्स होंगे? तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होंगे, राइट ना? 3 फेस कार्ड्स इन 1 सूट, और ऐसे 4 सूट्स हैं, तो 12 फेस कार्ड्स होंगे, राइट? तो उसके बेसिस पे यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इज, a card is drawn from a well shuffled deck of cards, what is the probability that the card drawn is an ace? तो एस कितने हैं? 4। 4 एस में से एक कार्ड आपको चाहिए, तो यू कैन से आउट ऑफ 4 आई वांट 1 कार्ड, एंड टोटल 52 कार्ड्स है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एनी ऑफ दोस 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता था, तो सैंपल स्पेस में 52 आएगा। बट अगर हमें चाहिए कि वो एस हो, तो इवेंट में क्या आएगा? यही जो 4 सूट्स हैं इन सभी का एक का, राइट ना? तो इवेंट में 4 नंबर्स आएंगे, 4 एसेस आएंगे। तो 4 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, एंड 52 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो 4/52 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? दैट इज वन वे टू सॉल्व। दूसरा है नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एन एस आउट ऑफ 4 एसेस, 4C1, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 52C1, राइट? ये C1 है, 9 नहीं है। क्लियर है? तो 4C1/52C1, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लब, क्लब एक पूरा ये हो गया, सूट हो गया। तो क्लब के टोटल 13 कार्ड्स हैं, तो जो आप एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो इन 13 में से कोई भी हो सकता है, तो इट विल बी 13/52, राइट? तो दैट विल बी 1/4, ये होगा 1/13। ठीक है, तो 1/13, 3/13, 3/13 कहाँ से आया? 3/13 नहीं है, 1/4 है, राइट? तो फर्स्ट का आंसर 1/13 करेक्ट है, सेकंड का आंसर 3/13 नहीं होगा, इट विल बी 1/4। थर्ड, अ ब्लैक नंबर्ड कार्ड। ब्लैक नंबर्ड कार्ड मतलब ब्लैक कार्ड है तो क्लब का होगा या तो स्पेड का होगा। तो 2 सूट्स हो गए, दो सूट्स में नंबर्ड कार्ड कितने हो गए? 18। तो वो 18 में से कोई भी एक हो सकता है, तो इट विल बी 18/52। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/26। क्लियर है बात? कोई भी डाउट है? तो थर्ड का आंसर भी रॉन्ग है, इट विल बी 9/26। और रेड क्वीन, रेड 2 है, ये दोनों रेड है, तो इन दोनों में एक एक क्वीन होगी, तो 2 क्वींस हो गए। तो 2 क्वींस में से एक चाहिए, तो इट विल बी 2/52, तो आंसर 1/26। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए यहां तक? तो कार्ड्स का स्टोरी समझ में आ गया, कार्ड्स का थ्योरी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बताइए,
हाँ 1/7 रॉन्ग है, तो आंसर इज 2/7। तो देखिए, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ रैंडमली चोजन लीप ईयर। तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होंगे, राइट। टोटल 366 डेज है। अब कोई भी ईयर में कितने वीक्स हैं ये आप पता लगा सकते हैं। 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी, ठीक है, एंड 2 रिमाइंडर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स आते हैं, है ना। 52 कंप्लीट वीक्स एंड देन 2 डेज विल बी रिमेनिंग। तो 52 कंप्लीट वीक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वीकडेज हैं वो सभी एग्जैक्टली 52 टाइम्स तो आने ही वाले हैं। ये बात समझ आ रही है ना। 52 कंप्लीट वीक्स हैं, दैट मींस ऑल द वीकडेज विल एग्जैक्टली अकर 52 टाइम्स इन दिस एंटायर ईयर। लास्ट में जो 2 दिन बचेंगे, उस 2 दिन में कौन से डेज आए, उसी 2 दिन को 53 टाइम्स आप रिपीट कर पाओगे। बाकी तो सारे 52 टाइम्स आ रहे हैं। ये कोई डाउट है यहाँ तक? तो अगर ये जो लास्ट के 2 दिन है उनमें से एक संडे हो, तो वो दो तरीके से हो सकता है कि ये लास्ट के 2 दिन या तो सैटरडे संडे हो जाए, या फिर संडे मंडे हो जाए, या फिर मंडे ट्यूसडे हो जाए, या फिर ट्यूसडे वेंसडे हो जाए। वो कंसेक्यूटिव ही रहेंगे दोनों दिन, राइट। या फिर वेंसडे थर्सडे हो जाए, या थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है कि दो एक संडे आ जाए इसमें? यही हो सकता है। ये लास्ट के 2 दिन या तो सैटरडे संडे होंगे या फिर संडे मंडे होंगे, तो ही एक संडे एक्स्ट्रा आ सकता है। और एक संडे एक्स्ट्रा आया मतलब कितने टोटल संडे हो गए उस ईयर के? 53। क्लियर है बात? 52 तो ऑलरेडी सारे ही आने हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सो दैट मीन्स फॉर द संडेज टू बी 53, दीज टू केसेस हैव टू हैपन। या तो लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे हो, या फिर वो संडे मंडे हो, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? दिस 2 अपॉन दिस 7। ये इतना सब हो सकता था लास्ट के 2 दिन में, बट इतना ही हमें चाहिए हो, तो दैट विल बी 2/7। क्लियर है बात? कोई भी डाउट है? फिर देखिए एक चीज और होती है, बहुत बार क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन नहीं होती, या प्रोबेबिलिटी देना होता है उन लोग को, वो डायरेक्टली देते नहीं है, दे गिव इट इन अ टेक्निकल टर्म। तो देर इज समथिंग कॉल्ड odds इन फेवर, राइट, एंड odds अगेंस्ट। तो ये क्या होता है? तो क्वेश्चन सेज कि odds इन फेवर ऑफ टीम आरसीबी विनिंग द आईपीएल। आर, ठीक है, तो 12 to 17 कुछ भी रैंडम नंबर्स ले लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? फाइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आरसीबी विनिंग द आईपीएल। ठीक है, तो अगर ऑड्स इन फेवर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हाउ डू वी गेट दैट? ऑड्स इन फेवर का मीनिंग क्या होता है? ऑड्स इन फेवर, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो दिस इज ऑड्स इन फेवर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट इज 12/17,
तो ये है फेवरेबल आउटकम्स और ये है नॉन फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल दोनों का सम, दैट इज टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको चाहिए अगर, तो दैट विल बी फेवरेबल, दैट इज 12 अपॉन टोटल विच इज 12 प्लस 17, तो दैट विल बी 12 अपॉन 29, राइट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आरसीबी विनिंग द आईपीएल। कोई भी डाउट है बताइए? नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मतलब मैं ऐसे कुछ प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑड्स अगेंस्ट का मतलब हुआ नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। क्लियर है? तो इसमें भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये फेवरेबल केसेस है, इसको उठा के न्यूमरेटर में डाल देंगे और इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं odds against event A are 5/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा? ये फेवरेबल है और ये नॉन फेवरेबल है, तो फेवरेबल न्यूमरेटर में एंड टोटल 8 डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर ऑड्स अगेंस्ट ये है तो ये फेवरेबल है और ये नॉन फेवरेबल है। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको फेवरेबल अपॉन टोटल चाहिए होता है, तो फेवरेबल आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड इनका सम डिनोमिनेटर में, ठीक है। so that's how we can use odds against or odds in favor to find the probability। फिर probability find करके then we can proceed आगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं। ये बताइए। ठीक है। फर्स्ट का आंसर आया। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स अकर्स, तो इसके लिए देखिए एग्जैक्टली वन अकर्स, इसका मतलब क्या ये हुआ कि इफ ए अकर्स
देन बी डज नॉट अकर, ये डैश का मतलब हुआ कि बी नहीं होने वाला है, राइट। और इफ ए डज नॉट अकर देन बी हैज टू अकर, ठीक है। तो हमें लिखना है ए के होने का प्रोबेबिलिटी और बी के ना होने का प्रोबेबिलिटी, या फिर उसका उल्टा। तो क्वेश्चन सेज ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए, ये ऑड्स इन फेवर है, इसका मतलब ये फेवरेबल केसेस है और ये नॉन फेवरेबल केसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो 4/11, राइट। सिमिलरली ऑड्स अगेंस्ट बी, तो ये अगर ऑड्स अगेंस्ट है तो ये फेवरेबल है 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना हो जाएगा, 9/14, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आपको पता चल गया। अब दूसरी बात ये है कि हाउ डू वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, पी बी बार कितना होगा, इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी के होने का प्रोबेबिलिटी अगर इतना है तो ना होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होगा। होना और ना होना ये दोनों मिला के एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाता है। इसके अलावा तो तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, या तो एक इवेंट होगा या तो वो नहीं होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगा हमेशा, राइट। सो इट विल बी 1 माइनस पी बी, तो 9/14, सो दैट विल बी 5/14। एंड सिमिलरली पी ए बार क्या होगा, 1 माइनस 4/11, तो 7/11 डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्लियर है। सो नाउ वी कैन राइट द प्रोबेबिलिटी फाइनल आंसर, पी ए इज 4/11, पी बी बार इज 5/14, और है तो प्लस, पी ए बार इज 7/11 एंड पी बी बी इज 9/14, राइट। सो दैट विल बी 20 एंड 63, सो 83, एंड डिनोमिनेटर में 11 इंटू 14, तो 154, है ना, हाँ। सो 83/154 इज द आंसर फॉर फर्स्ट। किसी का भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। सर सेकंड का नन ऑफ द इसमें इवेंट, बी में सीधा 5/14 ऑड्स अगेंस्ट ही दिया है, तो उसको डायरेक्टली वैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 5:9 है तो 5/14 ही होगा। हाँ फिर वो बी के ना होने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, हाँ ठीक, हाँ। ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं। सेकंड का आंसर कर, सेकंड के लिए क्या करेंगे, नन ऑफ द इवेंट्स अकर्स, इसका मतलब ए और बी दोनों को ही नहीं होना है, तो ए भी ना हो और बी भी ना हो, तो ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों यहाँ पे है, तो दैट विल बी 35/154, ठीक है। तो 7 से कैंसिल भी हो जाएगा, सो इट विल बी 5/14 इंटू 7/11, ये 7 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो इट विल बी 5/22, ठीक है। कोई भी डाउट है इसमें बताइए।
हाँ भी समझ आ रही है क्या? तो देखिए देयर आर थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, वन ऑफ विच मस्ट अकर एंड ओनली वन कैन हैपन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो पी, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, वन ऑफ विच मस्ट मस्ट अकर, राइट? सो इधर ए और बी और सी विल हैपन एंड ओनली वन कैन हैपन। तो एक बार में एक ही होगा और बाकी दोनों नहीं हो सकते। तो इधर ए और बी और सी विल हैपन, दैट मीन्स पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इनका सम वन होगा, क्योंकि तीन ही इवेंट्स हैं, वन ऑफ देम मस्ट अकर और एंड ओनली वन कैन हैपन। तो इनमें से किसी एक का होना कंपलसरी है, तो या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, और एक बार में एक ही हो सकता है, बाकी दो नहीं हो सकते। क्लियर? सो पी ए प्लस बी प्लस सी, ये वन होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? दो ऑड्स आर 8/3 अगेंस्ट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 3/11। odds are 5/2 अगेंस्ट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको पता नहीं है, और इनका सबका सम है वन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 1 - 3/11 -2/7। तो 77 भाई इसको सॉल्व कर लेंगे। 21 22 कितना आएगा? 34/77। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो आपको चाहिए ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट सी कैसे आएगा? इसमें ये 34 जो है वो ऑड्स इन, सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स है। सो 77 -34 करने से यू विल गेट नॉन फेवरेबल आउटकम। सो 34 तो डिनोमिनेटर में आएगा, इनका डिफरेंस 3 और 4, 43/34, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए? क्लियर है? लास्ट में ये आई प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, आपको चाहिए ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है? नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल, राइट? तो टोटल में से फेवरेबल सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो नॉन फेवरेबल आ जाएगा, तो वो 43 आ गया, एंड फेवरेबल तो 34 है ही, तो 34 आ गया। ठीक है, ओके देन। तो प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज आप लोग कल ट्राई करके आएंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और पी एंड सी का भी रिमेनिंग एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, दोनों करना है। सो वी विल फिनिश दिस, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट। अरे अभी तो बहुत है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सेट थ्योरी करेंगे? अच्छा, हाँ तो कल सेट थ्योरी कर लेंगे।